हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों के लिए हिंदी का एक मॉडल पेपर लाए हैं। जैसा कि आप लोगों को कल बताया गया था, आपका टीईटी का रिज़ल्ट आज आने वाला है। तो किसी भी टाइम आ सकता है आपका टीईटी का रिज़ल्ट। तो जो लोग उसमें पास हो गए हों, आप लोगों ने आंसर की से मैच कर लिए होंगे अपने आंसर। तो जो लोग पास हो गए हों वो लोग सुपर टेट की तैयारी कीजिएगा, और जो लोग किन्हीं कारणवश रह गए हों वो लोग भी इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। अपनी यूपी टेट में और अच्छे नंबर लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। यहाँ आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, विधिवत पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप लोगों को किसी प्रश्न में कोई समस्या आए, कोई डाउट हो, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज आप लोगों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लाए हैं, जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट और लेखपाल सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहला प्रश्न, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनियर, ईय, रम या फिर रीय? तो रमणीय में पूछा गया है प्रत्यय। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो चलिए देख लेते हैं रमणीय किन किन शब्दों के मेल से बना है। तो रमणीय बना है रम प्लस अनीय। तो यहाँ आपका रम प्लस अनीय, तो यहाँ आपका प्रत्यय हो जाएगा अनीय। तो ये यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, इसलिए अनीय जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। रमणीय में अनीय प्रत्यय लगने से शब्द बना है रमणीय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में रस पूछा गया है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पंक्तियां देखते हैं। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में, बारन बजी समर्थई बाण की वायु उड़ाव के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समतहि। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपके सामने काव्य पंक्तियां दी गई हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा रस दिया गया है। रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस या फिर वीर रस? तो यहाँ आपको पंक्तियों से कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्रोध का वर्णन किया गया है। अरिहा यानी कि जो दुश्मन लोग होते हैं, शत्रु होते हैं, उनके ऊपर कहा जा रहा है। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वो आपको बता देते हैं, क्रोध होता है। अगर आप लोगों को रस से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके लिए रसों से संबंधित 2 वीडियो लाई गई थी, जिसमें कि आपको रस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा समझा दिया गया था, और उस पर आपको एक एक्सरसाइज भी कराई गई थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो थी वो, इसलिए आप सभी लोग ज़रूर देख लें। अगर किसी को भी रस चैप्टर में किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो ज़रूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ आपका रौद्र रस ऑप्शन सही हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में छंद पूछा गया है, कौन सा है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। इनमें कौन सा छंद है? दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला छंद या फिर बरबय? तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दोहा छंद है। दोहा छंद की आपको पीछे भी कई बार इसकी विशेषता बताई गई थी कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं और आपको किस तरह से मात्राओं की पहचान करनी है। तो दोहा के छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बस आपको यही याद रखना है, बाकी आप पहचान स्वयं कर सकते हैं। जिसमें छंदों में जो पहचान की जाती है वो इनमें मात्राएं लगाकर की जाती है। जब मात्रा छोटी होती है तो उसको लघु कहते हैं, और जब मात्रा बड़ी होती है तो उसको गुरु कहते हैं। तो लघु मात्रा का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, इसको लघु कहा जाता है, और इसको कहते हैं गुरु। ये बड़ी मात्रा कही जाती है। इस तरह से आप सभी लोग पहचान कर सकते हैं। इनमें ऊपर मात्राएं लगाकर इनकी पहचान की जा सकती है। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
इन पंक्तियों में दोहा छंद है और दोहे की पहचान होती है। इसके पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए देखते हैं। मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, या फिर मोहन और गीता गा रही हैं। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन और गीता गा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीब, क्रम, कृषक या फिर कृषाणु। तो यहाँ पूछा गया है हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा आएगा। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्लीब शब्द है ये हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा और इनमें सबसे पहले आएगा कृषाणु, उसके बाद आएगा कृषक, फिर आएगा क्रम और उसके बाद आएगा यानी कि सबसे अंत में आएगा क्लीब। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में समास पूछा गया है, चराचरम यानी कि जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो समास को पहचानने के लिए सबसे पहले उसका विग्रह किया जाता है, यानी कि समास का विग्रह करने के पश्चात ही आप उसको समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो चराचरम का अर्थ हो जाएगा चर और अचर, ये इसका विग्रह हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा समास है। तो आपको पहले भी कई बार बताया गया है, जिस समास में योजक चिन्ह का लोप होता हो, जिस शब्द में योजक चिन्ह का लोप होता है या फिर बीच में और आए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ आपका द्वंद्व समास होता है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद ही प्रधान होते हैं और अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र अस्तित्व वाले होते हैं और इनमें ये संयोजक चिन्ह का लोप होता है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं, यहाँ पर चर का अर्थ हो जाएगा चेतन और अचर का अर्थ हो जाएगा जड़। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या फिर चित्र निर्माण। तो जब आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको इस तरह के प्रश्नों को आना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि किसी बच्चे को अगर कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है और उसका आपको अर्थ समझाना है तो वो आप किस तरह से समझाएंगे। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वाक्य प्रयोग के द्वारा। जब क्लास में कोई बच्चे को किसी का शब्द नहीं समझ में आ रहा है, उस शब्द का अर्थ उसको नहीं आ रहा है, तो आप उसको वाक्य प्रयोग करके सरल भाषा में उसको समझा सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति नहीं है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैकाली या फिर अभिक्रमित अनुदेशन। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, अभिक्रमित अनुदेशन। ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डैकाली ये तीनों ही भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस से, मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद से या फिर लखनऊ से। तो आपको बता देते हैं, इसका प्रकाशन 1881 में बद्री नारायण चौधरी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं, इनको ज़रूर नोट करते चलिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा किया गया था और कहाँ से किया गया था तो वो भी आपको बता देते हैं।
ये मिर्ज़ापुर से किया गया था। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन 80 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमघन भी कहा जाता है, इनके द्वारा मिर्ज़ापुर से किया गया था। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आदिकाल की रचना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना आदिकाल से संबंधित है। अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या फिर खुमान रासो। आप लोगों को इन सब के लेखक भी आने चाहिए। ये रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये किसके द्वारा रचित की गई हैं तो वो भी आपको आना चाहिए। तो जो अखरावट है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो भक्ति काल के कवि हैं। छत्रसाल दशक ये भूषण की रचना है और यह रीतिकाल से संबंधित है। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोगों को सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट बताई जाती हैं, फिर भी अगर आपको इम्पॉर्टेंट नहीं लगती हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कर सकते हैं आप लोग। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि उनके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आएँ वो लोग इन चीज़ों को ज़रूर नोट करते चलें। दीपशिखा है ये महादेवी वर्मा की रचना है और ये आधुनिक काल की रचना है। अब बची है खुमान रासो। खुमान रासो जो है ये है दलपति विजय की रचना है और ये आदिकाल से संबंधित है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी लोग इनको नोट करते चलिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो ये आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में कहाँ पर आता है? पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या फिर मौन वाचन के पूर्व। तो जो हिंदी गद्य शिक्षण में पाठ्य योजना में जो उद्देश्य कथन आता है वो आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ये यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्देश्य कथन ये प्रस्तावना प्रश्न के बाद में आता है। तो ये आपका यहाँ सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इनमें से पहचान करनी है कि इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है। माटी के फूल, चिंतामणि, छड़ बोले कड़ मुस्काए या फिर आलोक पर्व। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतामणि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है और इसके अतिरिक्त जो इनके इम्पॉर्टेंट निबंध संग्रह हैं उनको भी आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, जैसे जो कि भय, क्रोध, घृणा, करुणा, ये सभी इनके। इसके अलावा जो और निबंध संग्रह हैं वो सभी हैं। भय, क्रोध, घृणा, करुणा, ईर्ष्या, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, ये जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताए गए हैं। अगर आपका मन करे और आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप लोग नोट कर लीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न निकल कर आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रवादी कवि के नाम से जाना जाता है और इनकी रचना है उर्वशी। उर्वशी के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न तो ये सीधे सीधे निकल आते हैं। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 में। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला। ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करते चलिए और इनको हाईलाइट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला या फिर मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिष कहते हैं जो मांस रहित भोजन होता है। मांस रहित भोजन को निरामिष कहा जाता है, जिसे कि हम लोग वेज कहते हैं।
और उसको निरामिष हिंदी में कहा जाता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द युग्म शुद्ध है कौन सा है? बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत या फिर बारात और वसंत। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। बारात नहीं कहा जाता है बल्कि बारात कहा जाता है और इसको वसंत कहते हैं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पूछा गया है अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा अर्ध स्वर है? या, वा, ई, उ, री, लू या फिर री और शा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। या और वा जो है ये अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना या फिर अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि अपराधी का शंकाग्रस्त होना, यानी दोषी सदैव सशंकित रहता है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, किसी एक ही बात को बार बार दोहराना, उसको क्या कहा जाता है? अगर उसको एक शब्द में कहा जाए तो उसको क्या कह सकते हैं? आगार, प्राककथन, पृष्ठपेषण या फिर प्रस्तावना। तो जब एक ही बात कई बार कही जाती है तो उसको पृष्ठपेषण कहा जाता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। एक ही बात को कई बार कहना तो वो पृष्ठपेषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? बुद्धिहीन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो बुद्धिहीन जो है ये व्याकरण की दृष्टि से विशेषण में आता है, यानी कि ये किसी की विशेषता बता रहा है कि वो जिसके लिए भी कहा जाएगा कि वो बुद्धिहीन है यानी कि बुद्धि से रहित है। तो बुद्धिहीन शब्द ये विशेषण की संवर्ग में आ जाता है, विशेषण वर्ग में आता है बुद्धिहीन। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? इस तरह के प्रश्न आपको कई कराए गए हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को गलत करने की किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं बचती है। और अगर आप लोग एग्ज़ाम में फिर भी गलत करके आते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप लोगों ने क्लास सही से नहीं ली है और मन लगाकर नहीं पढ़ा है। तो छत से ईंट गिरी वाक्य में कारक पूछा गया है, कौन सा है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक। तो छत से ईंट गिरी यानी कि जो ईंट है वो छत से अलग हो गई, और जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो वहाँ पर हमेशा अपादान कारक होता है। ये आपको पिछली कई बार बताया जा चुका है, और अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है तो ये आप लोग नोट करके अलग से लिख सकते हैं और इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि जब कभी भी कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो वहाँ पर हमेशा अपादान कारक होता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में संधि विच्छेद पूछा गया है, कौन सा होगा? महोर्मी का संधि विच्छेद है महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी या फिर महत धन मर्मी। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। महोर्मी का संधि विच्छेद होगा महाधन उर्मी। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। महोर्मी में गुण संधि हो जाएगी, यानी कि जब आ के बाद ई या ई आता है, उ या उ या फिर ऋषि आए,
तो दोनों के मिलने से ए ओ या फिर अर हो जाता है। तो यहाँ पर महा आ और ऊ के मिलने से अर हो जाता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या फिर व्यष्टि। तो समष्टि का जो विलोम होगा वो हो जाएगा व्यष्टि, यानी कि विनाश। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर वर्ण विच्छेद पूछा गया है। चित्रहार का वर्ण विच्छेद पूछा गया है, कौन सा होगा चित्रहार का? तो चित्रहार को अलग करके आपको बताना है किस तरह का इसमें वर्ण विच्छेद होगा। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है वर्णों को अलग अलग लिखना, यानी कि जैसे कि जब बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, तो उसको एक एक शब्द को बारीकी से बताया जाता है कि जिससे कि उसको आगे चलकर किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो आप लोगों को भी ठीक उसी तरह से बताना है। अगर आप किसी बालक को पढ़ा रहे हो, किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उसको चित्रहार किस तरह से लिखना सिखाएंगे। जैसे कि चा पर छोटी ई की मात्रा, इसके बाद त्रा, इसमें कोई मात्रा नहीं यानी कि छोटा आ, तो त्रा बनता है ता और रा से। तो यहाँ पर ये ता और रा भी बीच में आएंगे। इसके बाद हा है, तो हा पर मात्रा है बड़े आ की, तो हा पर बड़े आ की मात्रा हो जाएगी। इसके बाद रा, यानी कि रा पर किसी तरह की मात्रा नहीं, तो वहाँ पर छोटे आ की मात्रा लग जाएगी। तो इस तरह से यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ण विच्छेद जो होता है वो किसी शब्द को अलग अलग लिखने की जो प्रक्रिया होती है वही वर्ण विच्छेद कहलाती है। तो यहाँ पर चित्रहार को वर्ण विच्छेद के माध्यम से इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे चा पर छोटे ई की मात्रा, त्रा बनता है ता और रा से, और इस पर किसी तरह की कोई मात्रा नहीं, तो यहाँ आता है छोटा आ। इसके बाद आता है हा पर बड़े आ की मात्रा है, तो हा और बड़े आ की मात्रा मिलकर हा हो जाएगा। और इसके बाद आता है रा पर किसी तरह की मात्रा नहीं है, तो ये हो जाएगा छोटा आ। तो इस तरह से यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूचक का समानार्थक शब्द है। सूचक का समानार्थी शब्द क्या होगा? द्योतक, धौतक, घोतक या फिर ज्ञापन। तो सूचक का अर्थ होता है प्रतीक। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचक को प्रतीक भी कहा जाता है और इसको द्योतक भी कहा जाता है। तो यहाँ आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निरापद में उपसर्ग है। निरापद में क्या उपसर्ग है? अभी आपको बताया था प्रत्यय कहाँ लगता है, अब बताते हैं उपसर्ग शब्द में कहाँ लगती है। तो उपसर्ग जो है शब्द के स्टार्टिंग में लगाई जाती है, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी उपसर्ग हो सकती है? निर, निरा, नी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर निरापद में जो उपसर्ग है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निरापद में निर उपसर्ग लगाया गया है और जिसका कि अर्थ है बिना संकट के। निरापद का अर्थ हो जाएगा बिना संकट के, यानी कि इस तरह से इसको निर प्लस आपद, तो ये हो जाएगा निरापद। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पन प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कि पन प्रत्यय लगा है? पन घट, बड़प्पन, औपन या फिर सत्यापन। तो यहाँ पर पूछा गया है पन प्रत्यय वाला कौन सा शब्द है। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़प्पन में पन प्रत्यय लगा है, यानी कि बचपन प्लस पन इज इक्वल टू बड़प्पन। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ग से भिन्न शब्द है। इनमें से कोई तीन शब्द जो हैं
वो एक ही वर्ग के हैं। जो सबसे अलग है वो आपको बताना है। खग, पंचानन, विहग और पखेरु। तो यहाँ आपको बताना है इनमें से कोई 3 शब्द जो एक से हैं उनको छोड़कर जो चौथा शब्द अलग है वो आपको बताना है। तो खग मीन्स होता है पक्षी, विहग मीन्स होता है पक्षी और पखेरु मीन्स भी होता है पक्षी, यानी कि ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। और बच्चा अब पंचानन। पंचानन यानी कि 5 हैं सिर जिसके, अर्थात हनुमान जी। तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वर्ग से भिन्न शब्द है वो है पंचानन। बाकी खग, विहग और पखेरु ये तीनों ही पक्षी के पर्यायवाची हैं और पंचानन ये हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से जो विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है ऊष्म, ऊष्म यानी कि गर्म, तो उन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब कौन कौन से हैं ये? या, रा, लावा, का से लेकर मा तक, ना, अड़ा, का और चा, या फिर शा, शा और हा। तो आप लोग बोल कर भी ये पता लगा सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण से मुंह से जो गर्म वायु निकलती है उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। शा, शा, शा और हा ये सभी ऊष्म व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यह असली गाय का दूध है। ये असली गाय का दूध है। यह गाय का असली दूध है, या फिर यह गाय के असली दूध हैं। तो यहाँ आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो ये आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। यह गाय का असली दूध है। यहाँ पर जिस वाक्य में करने या होने का बोध होता है उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं, और यहाँ पर इसी तरह का बोध कराया जा रहा है, इसलिए ये आपका ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। ये गाय का असली दूध है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लंबोदर कैसा शब्द है? अभी तक आप लोगों ने लंबोदर शब्द सिर्फ ज़्यादातर समासों में पढ़ा है कि लंबोदर में कौन सा समास है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो जहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुब्री समास होता है। और अब यहाँ पूछा जा रहा है कि लंबोदर कैसा शब्द है? संकर शब्द, तद्भव शब्द, सर्वनाम शब्द या फिर योग रूढ़ शब्द। तो ये आपका किस तरह का शब्द है? ये आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। लंबोदर शब्द जो है वो योग रूढ़ है। तो योग रूढ़ शब्द ठीक बहुब्री समास की परिभाषा होते हैं, यानी कि वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यहाँ पर आपको विशेष अर्थ मिल रहा है जो कि गणेश है। इसी तरह से नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, भगवान शंकर। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि रावण। इस तरह के शब्द योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपकी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हिंदी का जो मॉडल पेपर है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया होगा और इसमें आपके 30 आउट ऑफ 30 नंबर आए होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आई हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको रसों से संबंधित जो वीडियो थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो जिस किसी ने भी अभी वो नहीं देखी हो वो लोग ज़रूर देख लें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।